नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका देते हुए उसकी सहयोगी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी नेता मोहित भान के विवादास्पद ट्वीट से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन की आलोचना की थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी ने कहा कि उनकी पार्टी को इस सड़क के निर्माण पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि उक्त मुद्दा पहले ही एक बड़े विवाद में तब्दील हो चुका है और इस मुद्दे पर पीडीपी और बीजेपी आमने सामने है। वहीं अमरनाथ के लिए सड़क के विरोध में पीडीपी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर रोक और 370 की सुनवाई पर भी बयान दिया है। और क्या उमर साहब, रोड बन गया है केव तक, जो हजारों जो वहाँ पे पोनी वाले हैं उनका क्या होगा, कैसे देखते हैं आप? ना पोनी, एक तो पोनी वाला है, लेकिन आबो हवा की बात है ना। यहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए तो अदालतों ने कितने फैसले दिए हैं। यहाँ डल के किनारे आपको कुछ बनाने की इजाज़त नहीं है। डल के बीच जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घरों की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। केव तो दूर की बात, पहलगाम में आज घर की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। गुलमर्ग में कितने लोगों के काम रोक दिए गए हैं। इसी तरह सोनमर्ग में बने हुए स्ट्रक्चर जो हैं उनको उन पे रोक लगी हुई है एनवायरनमेंट के वजह से। तो मुझे ये बताइए ना, अब अगर के डल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग तो बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं, जब हम तवाफ करते हैं, तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज़ है, लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो महासंग्राम 2024 में आज इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे कि पहले पीडीपी की तरफ से एक तरह से इसकी मुखालफत की गई और पीडीपी ने कहा कि ये नेचर के साथ, कुदरत के साथ, एनवायरनमेंट के साथ खेल है। और इससे भी बढ़कर पीडीपी के स्पोक्सपर्सन और पीडीपी के लीडर ने जो कल ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की आस्था के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ लेकिन पीडीपी को नहीं मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी और सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए और जिस तरह का ट्वीट किया गया, जिस तरह का बयान पीडीपी की तरफ से किया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। यह आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि जो बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट की तशवीश जरूर जाहिर की है, एनवायरनमेंट की माहौलियात पर उन्होंने बयान जरूर दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और इसी इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौल भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं, उनसे इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कल और इससे पहले भी, क्योंकि ये मुद्दा अभी नया मुद्दा नहीं है, साल 2008 में भी ये मुद्दा सुर्खियों में आया था और अब दोबारा से एक तरह से कहा जाए कि जिन जो है वो बोतल के बाहर आ गया है। और मोहित भान ने जो इस पर बयान दिया है, पीडीपी के जो स्पोक्सपर्सन है, जो लीडर हैं, और उन्होंने कहा है कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं के साथ और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि इस पर सियासत की जा रही है। इस पूरे इशू को सबसे पहले मनोज किस तरह से देखा जाए?
देखिए अबू हुरैरा ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू सियासी मुद्दा यहाँ बन चुका है। अब जैसे कि हम कल ही बात कर रहे थे कि जो रोड बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो यात्रियों की सुविधा के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन मोहित बान ने जिस तरह से ट्वीट किया और उसको रिपोस्ट किया महबूबा मुफ्ती ने, और ये कहा उन्होंने कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, यानी उनका साफ ये मतलब था कि बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका ये कहना था कि इस मामले पर सियासत की जा रही है और ये सब सियासी फायदे के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने उस पर एनवायरनमेंट का भी इशू उठाया था और ये कहा था कि ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज में अगर इस तरह के निर्माण का काम होता है, अगर इस तरह की सड़कें बनाई जाती हैं तो उससे बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जो केदारनाथ में जिस तरह से हुआ, जोशीमठ का उन्होंने जिक्र किया था कि वहाँ जो तबाही हुई है उस तरह की तबाही हो सकती है। यही वजह है कि तबाहियाँ होती हैं क्योंकि जो सरकार है, सरकार नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज हमने जब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, वो पूरे एमएलसी भी हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा तो उनका साफ ये कहना था कि वो इस बारे में चिंतित हैं कि पॉल्यूशन हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पीडीपी जिस तरह से इसको अपोज कर रही है वो बिल्कुल उसके साथ नहीं है। उनका ये कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, तो उनका ये साफ कहना था, उनका ये कहना है कि जो ये कदम उठाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक रोड बनाया जा रहा है, वाइडन किया जा रहा है उस ट्रैक को और उसको मैकेडामाइज भी किया जा रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं तो उसका मतलब है माहौल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि उनसे ये भी पूछा था कि ये जो आस्था का जो ये केंद्र है, तो उनका ये कहना था कि अगर मुश्किल रास्ते हों, अगर दुश्वार गुजार रास्ते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो भी आस्था के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे उन्होंने ये भी एक मिसाल दे दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़ईफ़ होते हैं लेकिन वो ना वो पालकी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही वो घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो पैदल जाएं और थक हार के वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ पर हाजिरी दें गुफा के अंदर। तो यानी यहाँ हमने देखा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ जो लोअर रैंक के लीडर्स हैं जैसे शेख बशीर अहमद जो कि प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं, उनका ये कहना था कि उन्हें ज़्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो माहौलियात है उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, इससे माहौल बिगड़ सकता है। और साथ ही जब वो ये कहते हैं कि अगर वो थका हारा वहाँ तक पहुँचाता है, थक हार के जब वो वहाँ देता तो वो भी आस्था का ही एक हम ये कह सकते हैं कि आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। तो साफ जाहिर है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इससे हट के नहीं जाना चाहती। वो भी ये सोचती है कि अगर ये वहाँ पे रोड बना है, अगर ये ट्रैक को पक्का किया जा रहा है तो उस पर भी उन्हें बहुत ही मोहतात अंदाज में बयान देने की ज़रूरत है और मोहतात अंदाज में मुखालफत करने की ज़रूरत है। यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उमर अब्दुल्ला ने वही किया है कि मोहतात अंदाज में इसकी मुखालफत की और ये कहते हुए कि वहाँ जो आस्था है, अगर वो थक हार के वहाँ जाते हैं तो आस्था वो भी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो माहौलियात को बिगाड़ने की जो बात की जा रही है, हम उसकी इजाजत तो बिल्कुल मनोज अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला का ये जो मोहतात अंदाज है इसे किस तरह से लिया जाए? क्या पीडीपी की तरफ से जो बयान आया था उसका सपोर्ट इसे माना जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, या फिर यह मानकर चला जाए इस मोहतात अंदाज को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रही, यहां पर पीडीपी के अगेंस्ट खड़ी है इस पूरे इश्यू पर? क्या इसे समझा जाए? देखिए बिल्कुल मैं अबू हुरैरा आपको बताना चाहूँगा और नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, इस तरह की जो लाइन उमर अब्दुल्ला ने ली है वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जब पीडीपी ने जो कहा है उसको वो पार्टली एंडोर्स करते हैं। वो ये कहते हैं कि माहौलियात के साथ जुड़ा हुआ मामला है और जो अगर थक हार के वहाँ कोई पहुँचता है तो उसका मतलब ये है कि वो आस्था के साथ जुड़ा है। यानी वो रोड बनाने की मुखालफत तो कर रहे हैं लेकिन उस अंदाज से नहीं कर रहे हैं जिस अंदाज से पीडीपी ने किया। क्योंकि पीडीपी ने साफ ये कह दिया कि बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने साफ ये कह दिया कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है इसीलिए ये रोड बनाई गई है। उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब ये है कि जहाँ उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि अगर पीडीपी इस पर
किसी तरह की सियासत करेगी और अगर उसको कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है तो वो भी उससे पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि एक खास तबका जो उन्हें लगता है कि इसको अपोज करने से उन्हें शायद जो उनका वोट बैंक है, जहाँ पर वोट बैंक है, सब जानते हैं कि उनका वोट बैंक ज़्यादा कहाँ है, उसको वो नाराज़ शायद नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इसको अपोज नहीं करेंगे तो शायद उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि बीजेपी को उतना हम निशाना बनाएं या बीजेपी की उस तरह से मुखालफत की जाए जिस तरह से पीडीपी ने की है। तो यानी उमर अब्दुल्ला का जो मोहतात रद्द-ए-अमल है वो एक तीर से दो निशान है। एक तो ये कि वो चाहते हैं कि इसकी मुखालफत भी करो और साथ ही इस पे बीजेपी को सियासत करने का मौका भी ना दो। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, क्योंकि ये मुद्दा जाहिर सी बात है कि अभी नया मुद्दा नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2008 में भी इसी तरह का कुछ मुद्दा उठा था अमरनाथ गुफा को लेकर और रास्ते को लेकर, लेकिन जो टाइमिंग है, जो सियासत की जो टाइमिंग है, आप मनोज देखिए कि कोई बहुत बड़े मुद्दे जम्मू कश्मीर में इस वक्त नहीं है और इस अमरनाथ गुफा और इस रास्ते को लेकर जो सियासत की जा रही है, इसकी टाइमिंग पर भी हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक तरह से बाहर से तो ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी अलायंस हैं, इंडिया जो ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदरूनी जब आप जाकर देखते हैं तो कहीं पर कहीं ना कहीं दोनों बटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो टाइमिंग है मनोज, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे जहां पर सियासत हो रही है? तीनों पार्टियों को आप देखिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर बीजेपी, सबको सियासत करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव का मौसम है, आने वाले चुनाव हैं, उसमें कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो सियासत ना करेगी। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमने खास तौर पे देखा है अबू हुरैरा कि कोई भी मसला अगर होता है तो वो सियासत के गलियारों में, जो सियासी गलियारे होते हैं, उसमें चक्कर काटता है और उस पर काफ़ी बहस होती है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मोहतात रद्द-ए-अमल है उमर अब्दुल्ला का, अब आप देखें कि जैसे हमें लगता है कि इंडिया ब्लॉक में ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कल ये कह दिया कि अभी जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो प्री पोल अलायंस है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। आज भी मैंने जब ये सवाल शेख बशीर से पूछा तो उनका ये कहना था कि कुछ मीटिंगें हुई हैं इंडिया ब्लॉक की, लेकिन यहाँ पर इस तरह की अभी जो मीटिंगें हैं वो नहीं हुई हैं। उमर अब्दुल्ला पहले ये कह चुके हैं कि अगर प्री पोल अलायंस करना है तो स्टेटस को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी जिस पार्टी का उम्मीदवार जहाँ से जीता है वो सीट जो है वो आपको उसी पार्टी को देनी पड़ेगी, वहाँ से उन्हीं का उम्मीदवार लड़ेगा। यहाँ कश्मीर की खास तौर पे अगर हम बात करेंगे अबू हुरैरा, तो उसमें पीडीपी ये चाहती है कि अनंतनाग राजौरी जो सीट है लोकसभा सीट, वो वहाँ से अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती लड़े या कोई और लीडर वहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहती है कि वो अपनी सीट दे दे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि साउथ कश्मीर में जहां पहले किसी ज़माने में पीडीपी का दबदबा होता था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, इसलिए वो उसको मौका नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के बयान को पूरी तरह से एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये चाहते हैं कि जो ये जो रोड की बात चल रही है तो उस पर उसको ये लग रहा है कि अगर वो इसकी पूरी तरह से पीडीपी की मुखालफत भी करे तो वो भी शायद उसके लिए जायज़ नहीं होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला बहुत ही मोहतात रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। पीडीपी का साफ एक उन्होंने जो लाइन टो की है वो ये है कि इसकी मुखालफत करनी है। वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी का ये कहना है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि ये इन दोनों के साथ बीजेपी का मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज साफ कह रही है कि हम सियासत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये करना बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल मनोज, जहां तक बीजेपी की मुखालफत की बात है, क्योंकि इस पूरे इशू को हम देख रहे थे कि पीडीपी के लीडर की तरफ से जो ट्वीट किया गया स्पोक्स पर्सन मोहित भान की तरफ से, और उसमें जो ये बात लिखी गई कि पिकनिक स्पॉट की तरह से इन जो आस्था की जगह है उनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही। बीजेपी को सबसे ज्यादा इस लाइन पर एतराज है। देखिए, ये इस तरह की जो लाइन जो उन्होंने यूज़ किया है कि पिकनिक स्पॉट्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो उससे डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नागवार गुजरे या ना गुजरे, लेकिन आस्था के लिए वो
ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग अमरनाथ की गुफा में जाते हैं दर्शन के लिए, शिवलिंगम के दर्शन के लिए, तो वो एक यात्री के तौर पे जाते हैं, वो एक अकीदतमंद के तौर पे जाते हैं और उनके मन में श्रद्धा होती है, उनके मन में आस्था है, वो किसी पर्यटक की तरह वहाँ नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीधा ये लफ्ज़ जो यूज़ किया था, ये शब्द का प्रयोग जो किया गया है पीडीपी की तरफ से, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ के मोहित बान, तो उस पर डेफिनेटली उनसे आहत हुए हैं कुछ लोग। हमने बात भी की थी कुछ लोगों से, तो उनका ये कहना है कि इस तरह के शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर उन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें, लेकिन जो आम भक्त हैं, जो वहाँ आम श्रद्धालु जाते हैं, उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पीडीपी है, पीडीपी को ऐसा लगता है कि जब तक वो बीजेपी को इस बात पर निशाना ना बनाए तब तक उसे फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी बयान आते हैं, चाहे वो भले ही वो ये कहें कि एनवायरनमेंट का मुद्दा उठाएं, वो किसी आस्था का मुद्दा उठाएं किसी दूसरे तरीके से, लेकिन साफ ये है कि जब वो मुखालिफत करते हैं तो साफ उनका मतलब ये है कि इससे फायदा, सियासी फायदा मिलना चाहिए। तो सियासी फायदा कहाँ मिलना चाहिए? सियासी फायदा मिलना चाहिए कश्मीर वैली के अंदर, जहाँ वो इस मामले पर लोगों के जज्बात को भी भड़का सकते हैं कि आप देख लीजिए आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आपके माहौल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बीजेपी इसको अपने चुनाव के एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो जहाँ बीजेपी अगर चुनाव के एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है, सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, तो वहीं पीडीपी भी उससे अछूती नहीं है। वो भी ये बयानात इसीलिए जारी करते हैं ताकि उन्हें बीजेपी को रोकने का मौका मिले, बीजेपी को टोकने का मौका मिले और अपने हक में वो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मनोज इस मुद्दे पर सभी पार्टियां अपना अपना फायदा और नुकसान, एक तरह से सियासी फायदा और नुकसान तमाम पार्टियां एक तरह से देख रही हैं। और अब ये देखना मनोज बहुत अहम होगा कि ये सियासत कितनी दूर तक जाती है, कितनी आगे तक जाती है और इसके क्या कुछ असरात होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीली बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा इन दिनों जम्मू कश्मीर में गर्म है और अमरनाथ जी तक जो सड़क जा रही है इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन इस बीच जो सबसे अहम बात है वो यही है कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो साथ मिलना चाहिए था, वो एक तरह से नहीं मिला है। तो चलिए महासंग्राम 2024 के आज के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में विकास परियोजनाओं को बाधित करने की कोशिश कर रही है और राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन जारी नहीं कर रही है। इस बीच बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि मोदी सरकार राज्य में बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए हर तरह की मदद मुहैया करा रही है। और चलिए इसी इशू पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शिमला से और रणबीर से इस पूरे इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जहां तक जो प्रभावित हुए हैं आपदा में उनकी मदद का सवाल है, हमने देखा कि जो राज्य सरकार है उसने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इस पर जो सियासी बयानबाजी है वो नहीं थम रही है। क्योंकि कभी कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी आती है कि केंद्र सरकार की तरफ से उसे मदद नहीं मिली और कभी बीजेपी की तरफ से ये बयानबाजी होती है कि केंद्र सरकार की मदद के बगैर राज्य सरकार जो है वो प्रभावितों की मदद नहीं कर सकती है। तो बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। रणबीर, अब जिस तरह से पिछले कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये दौर जो है अब और ज्यादा चलेगा, तो उसी की पुष्टि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि अब ये दौर जो है ऐसा लगता है कि थमने वाला नहीं है। राज्य सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार यही बात कह रहे हैं और आज जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने कहा है वो भी ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह से यहाँ पर एक तैयारी के साथ कांग्रेस नजर आ रही है।
और ये तैयारी इसलिए भी है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और इसी को लेकर ये बयानबाजी हो रही है। एक तरफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम विपक्षी दल यहाँ जो हिमाचल में है भाजपा उसको भी देखें तो उसकी तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है। आपदा राहत को लेकर पिछले कल जो कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उन्होंने अपने विभाग की बात कही और उन्होंने भी यही बात कही जो दूसरे नेता लगातार कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। आज प्रतिभा सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और एक बार फिर से उन्होंने कहा है, हालांकि पहले भी वो कहती रही हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो इमोशनल कनेक्ट हिमाचल का है और जो प्रधानमंत्री का जो खुद यहाँ पर इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं, हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, तो वही जो बात है प्रतिभा सिंह ने आज फिर छेड़ी और ये कहा कि मदद केंद्र से नहीं आई है। आपदा के कारण जो भारी क्षति हुई है, जो करीब 12,000 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, उसके तहत कोई मदद नहीं आई है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो केंद्र की तरफ से मदद आ रही है उसका जो है धन्यवाद तक नहीं करती और जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, वो भी पूरी तरह से हमलावर नजर आते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो 4500 करोड़ का स्पेशल पैकेज है उसमें अधिकतर हिस्सेदारी केंद्र की है। लेकिन सच्चाई इसमें ये निकल कर आई है, जब हमने राजस्व विभाग का रिकॉर्ड खंगाला था कि केंद्र से किन किन मदों में जो है कितनी मदद आई है, तो उसके तहत अभी केवल 750 करोड़ की राशि राज्य सरकार को आई है। ऐसा जो है वो राजस्व विभाग का रिकॉर्ड बताता है और इसकी पुष्टि जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्व विभाग जिनके पास है जगत सिंह नेगी, वो इसकी पुष्टि करते हैं। और किन मदों में कैसे पैसा आया होगा ये राज्य सरकार की तरफ से बताया नहीं गया और राज्य सरकार ये कह रही है कि उन्हें अपनी अलग अलग योजनाओं का जो बजट है उसमें कटौती करनी पड़ी और उसलिए ये स्पेशल पैकेज जो है जारी किया गया। तो यही बात प्रतिभा सिंह ने भी कही कि जो दूसरी गारंटियों को लेकर उनसे सवाल लिया गया था, तो उन्होंने ये बताया कि आपदा की वजह से जो दूसरी गारंटियां हैं कांग्रेस वो पूरी नहीं कर पा रही है। जैसे ही यहाँ इससे निपटा जाएगा पूरी तरह से आपदा से, जो सभी प्रभावित हैं उन तक मदद पहुंचा दी जाएगी, तो तब जो है कांग्रेस ने जो चुनावी वायदे किए हैं उनको पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर ये जो बयानबाजी का दौर है ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी और चलेगा और यही मुद्दा नहीं होगा, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो छींटाकशी है वो देखी जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अभी और चलेगा ऐसा नजर आ रहा है और इसके पीछे का कारण जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से आपने कहा कि ये बयानबाजी हो सकता है कि अभी और आगे तक चले और बयानबाजी न रुके, यानी आपदा में भी एक अवसर तलाशा जा रहा है, चाहे वो सरकार की हम बात करें या विपक्ष की बात करें। और रणबीर, कल भी हम बात कर रहे थे कि बयानबाजी के पीछे दरअसल जो बड़ी वजह है वो वजह ये है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस लोकसभा के चुनाव से पहले चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें या सरकार की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, ये सब चाहते हैं कि एक माहौल बना रहे और इस आपदा के वक्त भी एक अवसर तलाश रही है। और इससे बड़ा और क्या मौका मिलेगा हिमाचल में, जितनी बड़ी आपदा आई है और जितना बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपदा में ये अवसर एक तरह से ढूंढा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है और जिस तरह से भाजपा ने भी कोशिश की कि इस मुद्दे को किस तरह से बुनाया जाए, आपदा के दौरान भी बहुत सारे सवाल राज्य सरकार के कामकाज पर उठाए, जो प्रभावितों को जो मदद पहुंचनी चाहिए थी जो पहुंची भी है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए, क्योंकि इसमें एक जब कोई पॉलिटिशियन कोई बात रखता है तो उसके पीछे जो है सियासी मकसद तो होता ही है। तो जाहिर सी बात है कि अफसर तो दोनों ने इसमें देखा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हिमाचल की जिस तरह की स्थिति है और जितने हिमाचल की तरह जो चाहे हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जो पहाड़ी राज्य हैं, पड़ोसी उत्तराखंड की बात करें, तो ज्यादा निर्भरता इन राज्यों की, छोटे राज्यों की, वो केंद्र सरकार पर रहती है। केंद्र से मदद जो है जरूरी होती है। अगर हम इसकी इन बयानबाजी के पीछे एक और सियासत की अगर हम बात करें कि जो लोकसभा चुनाव जब होने हैं तो दोनों दलों के लिए यहाँ पर चुनौती
बड़ी है, क्योंकि राज्य में भले ही लोकसभा की 4 सीटें हैं, 3 सीटें भाजपा के पास है, जो पहले 2019 में 4-0 था, उसके बाद उपचुनाव हुआ, मंडी सीट पर निधन हो गया था राम स्वरूप जी का, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई, तो वो उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। तो अब यहाँ पर ये भी है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, अब इसमें एज भी हो सकता है कांग्रेस के पास, लेकिन चुनौती भी है कि लोकसभा में किस तरह से प्रदर्शन रहेगा पार्टी का, तो दबाव ये भी रहेगा। भाजपा के पास एक एज ये है कि केंद्र में सरकार है और यहां पर पहले भी 4-0 हुआ है और उनके 3 सांसद अभी हिमाचल से हैं, तो केंद्र जब लोकसभा चुनाव आता है उस वक्त माहौल कुछ और हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब 10 साल हो गए हैं केंद्र में भी भाजपा को, तो चुनौती तो रहती है। तो इसलिए ये तल्खी, ये बयानबाजी इस तरह से भी देखी जा सकती है कि जनता के बीच एक संदेश ये दिया जाए कि किस तरह से कौन लड़ाई लड़ रहा है और कौन किसके लिए कह रहा है कि किसकी वजह से यहाँ पर परेशानी है। बिल्कुल। अब रणबीर, जाहिर सी बात है कि बयानबाजी तो आपदा के बाद से ही शुरू हो गई थी, आपदा के बाद से ही ये बयानबाजी शुरू हो गई थी कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है या राज्य सरकार को जो मदद दी जा रही है राज्य सरकार उसे बता नहीं रही है। लेकिन अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले दिनों में रणबीर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, बड़ी डिटेल में भी आपने उसकी जानकारी दी। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी का फायदा कौन उठा पाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है, लेकिन इस बयानबाजी का फायदा किसे होता है आने वाले दिनों में या चुनाव में, यह देखना बहुत अहम होगा। तो महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किन्हीं बड़े मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। मुझे सब पता